अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील नथ है। मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपसे मोरों की दर्द और उनके इलाज के मतलब पाए जाने वाले हमारी सोसाइटी में मिथ्स या आमतौर पर पाए जाने वाले ख़्यालात के बारे में बात करूँगा। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशंस हैं जो मैंने अपने पिछले 10 से 11 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में नोट की हैं। आज मैं आपसे वो शेयर करूँगा कि उनमें क्या हक़ाइक़ हैं और क्या चीज़ें हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मोहरों की दर्द होती क्या है? देखिए, हर कमर दर्द जो है वो मोहरों की दर्द नहीं होती। हमारी जो कमर है वो बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें सबसे पहले मोहरें हैं, उनके ऊपर पट्ठे होते हैं जो हमारी कमर के पट्ठे हैं और साइड्स पे हमारे हिप या कूल्हे के जॉइंट्स होते हैं। तो हमारी कमर जो है वो 3 चीज़ों का मिक्सचर है या स्ट्रक्चर है। तो इन 3 चीज़ों में किसी भी चीज़ में होने वाली दर्द जो है वो कमर दर्द होगी। लिहाज़ा हर कमर दर्द जो है वो ज़रूरी नहीं कि मोहरों की दर्द हो। मोहरों की दर्द बिलख़ुसूस वो दर्द होती है जो आपकी कमर दर्द टाँग में जा रही हो। और इसके साथ-साथ अगर आपको उठते-बैठते, करवट बदलते हुए ये दर्द हो रही है या टाँग में जा रही है या उसके साथ टाँग या पाँव सुन्न हो रहा है या पाँव में कमज़ोरी आ रही है, तो ये दर्द मोहरे की दर्द हो सकती है। लिहाज़ा सिंपल कमर दर्द को हम या सिर्फ़ कमर की हद तक रहने वाली दर्द को हम मोहरे की दर्द नहीं कह सकते। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है लोगों में कि जूँ ही उनको कमर की दर्द होती है, तो अमूमन सबसे पहले वो मसाज या मालिशिये वग़ैरह के पास जाते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग मालिश करने वाले और मोहरे चढ़ाने वाले या कायरोप्रैक्टर टाइप लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये बाज़-औक़ात अगर आपको वाक़ई मोहरे की दर्द हो रही है, वो सिंपल कमर दर्द नहीं और वो टाँग में जा रही है, इस तरह की दर्द है, तो इस तरह की किसी भी मैकेनिकल एक्सरसाइज़ या किसी भी मैकेनिकल मैनिपुलेशन जिसको हम स्पाइनल मैनिपुलेशन कहते हैं, उससे आपकी ये कमर दर्द बिगड़ सकती है, एग्रवेट हो सकती है। बाज़-औक़ात दर्द ऐसी होती है, वो सिंपल दर्द होती है और मैनिपुलेशन से वो ऑपरेशन वाली दर्द में कन्वर्ट हो जाती है। लिहाज़ा डायरेक्टली फ़ौरी तौर पे स्पाइनल मैनिपुलेशन, मालिश या मोहरे चढ़ाने की तरफ ना जाइए। सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट लीजिए सिंपल मेडिकेशन से, डायग्नोज़ कीजिए, उसके बाद बाज़ केसेज़ में स्पाइनल मैनिपुलेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ कमर दर्द का इलाज और बहुत सारे केसेज़ में दम दुरूद से किया जाता है या बाज़ हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि लोगों ने अपनी टाँगों पे या पे धागे बाँधे होते हैं, तावीज़ बाँधे होते हैं। बाज़ केसेज़ में कमर के ऊपर तावीज़ बाँधे होते हैं। देखिए, बतौर मेडिकल प्रोफ़ेशनल हम किसी भी रिलीजियस रिचुअल के खिलाफ तो बात नहीं करते। ये हर बंदे का अपना अकीदा है और दम दरूद या कोई भी ऐसा अमल जो रिचुअल्स हैं, वो करने में कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कलाम अल्लाह में शिफ़ा है। हम मुसलमान हैं बतौर इसके, हम उस पे बिलीव रखते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको ज़रूर आप कीजिए। बाकी सारी रिचुअल्स कीजिए, उससे हम रोकते नहीं हैं, लेकिन उन रिचुअल्स पे डिपेंडेंट ना हो जाइए। सिर्फ़ ये तावीज़, गंडे या दम दरूद पे डिपेंडेंट ना हो, वो करवाएँ, वो एडिशनल एक रूहानी शिफ़ा का बायस ज़रूर बन सकता है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट उसके साथ कीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत मिसकंसेप्शन है जो फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड है। ये भी बेसिकली तो है स्पाइनल मैनिपुलेशन का ही एक एडवांस मोड है। मोहरे की जब पार्टिकुलरली sciatica पेन हो रही है या स्पाइनल कोई और इश्यू आया हुआ है, तो फिज़ियोथेरेपी उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन हमारे यहाँ गलती ये होती है कि पेशेंट डायरेक्टली फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। पेशेंट इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ होता। पेशेंट को बाज़ केसेज़ में फौरी तौर पे फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसकी फिज़ियोथेरेपी शुरू कर दी जाती है। बहुत सारे केसेज़ में हमने देखा है कि फिज़ियोथेरेपी से उनकी
कमर जो मोहरे की दर्द है, कमर दर्द नहीं बल्कि मोहरे की दर्द है, वो शिद्दत इख्तियार करती है या रिलीव नहीं होती। इसलिए मैं पब्लिक को और स्पेशली हमारे कोलीग फिजियोथेरेपिस्ट को भी ये मैसेज है कि इट्स वेरी नोबल प्रोफेशन और ये बहुत अच्छी मोडेलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट है। लेकिन फिजियोथेरेपी शुरू करने से पहले पेशेंट का इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी दर्द की रीज़न क्या है। आया वो मस्कुलोस्केलेटल सिंपल मस्कुलर बैक पेन है, अगर वो सिंपल सैक्रोइलियटिस या सैक्रोइलिक जॉइंट की वजह से या हिप जॉइंट की वजह से दर्द है, तो उसमें बहुत अच्छा रोल है फिजियोथेरेपी का। लेकिन अगर वो डिस्क स्लिप है या मोहरों के स्लिपेज या मोहरों की किसी और प्रॉब्लम की वजह से है, तो उसमें ये हमें पहले एस्टेब्लिश करना है कि इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है। फिजियोथेरेपी उसके साथ एक एडिशनल यानी हेल्पफुल ट्रीटमेंट तो हो सकती है, लेकिन ये प्राइमरी बेसिक ट्रीटमेंट नहीं होती। लिहाजा फिजियोथेरेपी शुरू करने से पहले भी हमें पेशेंट को इन्वेस्टिगेट एक मुस्निद स्पाइनल स्पेशलिस्ट से हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो पेशेंट का एक बड़ा सवाल होता है, डॉक्टर साहब हम किस डॉक्टर को दिखाएं? क्या आर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं या न्यूरोसर्जन को दिखाएं? कौन मोहरों के मसाइल को ट्रीट करता है? ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे आर्थोपेडिक कोलीग जो जनरल आर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनके पास चूंकि वो हड्डी जोड़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं और उनको चेक कराते हैं। वो बहुत अच्छा बाज़ केसेस में ट्रीट भी करते हैं। लेकिन जो हम पर्टिकुलरली मोहरे की दर्द कह रहे हैं, जिसमें मोहरों के मसाइल इन्वॉल्व हैं, उसमें वो अ, अगर वो ट्रेन नहीं है प्रॉपरली, तो वो हेल्पफुल नहीं होते। तो इस सवाल का जवाब कि आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए या न्यूरोसर्जन के पास, तो उसका मैं ये कहूँगा कि न्यूरोसर्जन प्लस वो आर्थोपेडिक सर्जन्स जिनकी स्पाइनल सर्जरी में ट्रेनिंग है, वो सर्टिफाइड हैं, उन्होंने डिग्री ली हुई है, तो यस, वो आपके लिए बेस्ट डॉक्टर्स हैं। दे आर वेरी गुड। उनके उनको चेक करवाइए। न्यूरोसर्जन आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ट्रेन्ड इन स्पाइन सर्जरी। उसके बाद अगला सवाल जो है वो आ जाता है कि डॉक्टर साहब मेडिकेशंस कितना अच्छा यूज़ करनी है। बहुत सारे पेशेंट्स जो है फौरी तौर पे मेडिसिन तो लेते हैं, लेकिन वो लंबा अरसा मेडिसिन खाते रहते हैं। स्पाइन सर्जरी या स्पाइन डिजीजेस में सबसे अहम चीज़ ये है कि कट ऑफ वैल्यू, कट ऑफ टाइम क्या है, कितने अरसे तक आप मेडिसिन लेनी है और कब आपने मेडिसिन नहीं लेनी या डायरेक्टली सर्जरी की तरफ जाना है या किसी भी इंटरवेंशन की तरफ जाना है, किसी प्रोसीजर की तरफ जाना है। सबसे पहले तो अगर आपको पेन है और वो टांग में आ रही है, वो कोई आपकी पाँव को सुन या पाँव को वीक नहीं कर रही या पेशाब पखाने के कंट्रोल पे कोई असर नहीं कर रही, तो बिल्कुल मेडिसिन शुरू कीजिए। इसमें रिकमेंडेड ये है कि एटलीस्ट 6 हफ्ते तक मेडिसिन का ट्रायल होना चाहिए। अगर 6 हफ्ते तक मेडिसिन के ट्रायल के बाद पेशेंट को रिलीव नहीं मिलता, तो फिर ये फेलियर ऑफ मेडिसिन है, फिर हमें किसी इंटरवेंशन या प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पाँव में सुनपन आना शुरू हो गया है, पाँव में कमज़ोरी आ रही है या खुदा न खास्ता पेशाब पखाने के कंट्रोल में कोई फ़र्क पड़ रहा है या आपकी इतनी शदीद दर्द है कि वो मेडिसिन या इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर आप बिल्कुल अपने सर्जन से राब्ता कीजिए और सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाइए या किसी प्रोसीजर की तरफ जाइए। इसके बाद एक बहुत कॉमन जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ स्पाइनल एपिड्यूरल इंजेक्शंस लगाने की, यानी कि कमर के अंदर, मोरों के अंदर टीका लगाने की। देखिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है। मोहरों के अंदर टीके लगाने का ट्रेंड स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और पेन स्पेशलिस्ट में बहुत है। ये एक बहुत अच्छी मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है।
मेरी अपनी इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स हैं। मैंने लास्ट टाइम भी हमारी पाकिस्तान न्यूरोसर्जरी सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में मैंने ये पेपर पढ़ा है, इसी के ऊपर, ट्रांसफरैमिनल इंजेक्शंस के ऊपर। लेकिन मेरा इसमें सारा मैंने लिटरेचर सर्च करने के बाद और सारी रिसर्च स्टडी करने के बाद भी, देखिए इसके रिजल्ट्स 30% हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम 100 पेशेंट्स को लगाते हैं तो 30% पेशेंट्स में सक्सेसफुल होते हैं, उनमें कामयाब होता है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिकेशंस ऑफ इंजेक्शंस क्या हैं। हर मोहरे की दर्द वाले पेशेंट को आप इंजेक्शन ऑफर नहीं कर सकते। अगर उसका प्रॉब्लम ज़्यादा है, सर्जिकल प्रॉब्लम है, तो उसको सर्जरी ऑफर करना है। ये सर्जरी का अल्टरनेटिव उन केसेस में है जिसमें बहुत स्मॉल डिस्क बल्ज है या स्टेनोसिस यानी नस दबी हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शदीद शिद्दत से नहीं दबी हुई। ये कोई मैकेनिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये मेडिकली वहाँ पे सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, उस नस को नम कर देता है और पेन को रिलीव कर देता है। यूजुअली ये 3 से 6 माह तक इसका असर रहता है, उसके बाद ये इंजेक्शंस रिपीट करने पड़ते हैं। तो अगर एक पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाने से फ़र्क पड़ा है, उसको रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, किस मरीज़ को इंजेक्शन लगना है, किसको नहीं लगना और कौन-सा इंजेक्शन लगना है। इंजेक्शंस 2 तरह के लगाए जाते हैं, एक है कॉर्डल ब्लॉक जो कि दुमची की हड्डी में लगाया जाता है, दूसरा है ट्रांसफरैमिनल इंजेक्शंस या बाज़ केसेस में फिक्स्ड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये लोकलाइज़्ड जिस जगह पे पैथोलॉजी या प्रॉब्लम होती है, डिस्क बल्ज होता है या नर्व दबी हुई होती है स्टेनोसिस के बायस फोरामेन के अंदर, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है। ये सुपीरियर ट्रीटमेंट है, ये सुपीरियर मोड ऑफ इंजेक्शन है जो दुमची की हड्डी में या कॉर्डल ब्लॉक, कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उनसे ये सुपीरियर है, लेकिन ये टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके बाद सबसे बड़ी जो मिथ्स मोहरों के ट्रीटमेंट में पाई जाती है, वो मोहरों के ऑपरेशन के मुतल्लिक़ पाई जाती है। हमारे यहाँ बहुत से इसमें डर खौफ मिथ्स भी हैं, टैबूज़ भी हैं, उनमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हक़ाइक़ नहीं भी हैं, तो मैं इसको थोड़ा-सा ज़रा वाज़ेह करूँगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये अहम है कि जी मोहरे के ऑपरेशन के बाद मरीज़ अपने पाँव पे, टाँगों पे खड़े होने के काबिल नहीं रहता, वो बेकार हो जाता है। तो ये मैं इसके बारे में कहूँगा कि देखें जी ये एक बहुत यूजुअली आम तौर पे ये गलतफ़हमी है। मोहरों के ऑपरेशन के रिज़ल्ट 80% सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स होते हैं। लोग मरीज़ आके आमतौर पे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा फलाँ जानने वाला था, फलाँ था, उसने ऑपरेशन करवाया और उसके बाद वो उठने के काबिल नहीं रहा। तो यहाँ पे ये बहुत एक अहम सवाल है अवाम के ज़हन में भी। अवाम के बारे में ऑपरेशन करवाने के बारे में बहुत खौफ़ पाया जाता है। अमूमन लोग बहुत अरसा दवाइयाँ खाते रहते हैं, मैनिपुलेशंस, इंजेक्शंस और बाकी चीज़ों पे रहते हैं, ऑपरेशन से डरते रहते हैं। ऑपरेशन किससे करवाना है, कब करवाना है, किस बीमारी की क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, ये बहुत अहम है। देखिए, मोरों का ऑपरेशन एक आम ऑपरेशन की तरह ऑपरेशन है, जिस तरह किसी भी ऑपरेशन की कुछ पेचीदगियाँ हैं, इसी तरह मोरों के ऑपरेशन की भी पेचीदगियाँ होती हैं। लिहाज़ा आपको कोई भी ऑपरेशन करने से पहले अपने डॉक्टर से, अपने सर्जन से उसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करनी चाहिए और वो कितने परसेंट है, वो डिस्कस करना चाहिए। मोहरों के अंदर देखें डिस्क स्लिप भी मोहरों के ऑपरेशन का बायस बनती है। मोहरे अगर हिले हुए हैं जिसमें हम लिस्थेसिस कहते हैं, मोहरे खुद एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं, तो उसमें भी मोहरे का ऑपरेशन करना पड़ता है। खुदा न खास्ता मोहरे में कोई चोट लग गई, कोई स्पाइन के अंदर कोई ट्यूमर बन गया, तो वो भी मोहरे का ऑपरेशन है। हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है स्पाइनल केरीज़ या स्पाइन की टीबी, उसके लिए बाज़ औक़ात ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वो भी सारे ये सारे के सारे मोहरों के ऑपरेशन हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि किस बीमारी के लिए, बीमारी की नौइयत क्या है और किस बीमारी के लिए हम मोहरे का ऑपरेशन कर रहे हैं। इस बीमारी में आम तौर पे क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, कितने परसेंट सक्सेस है,
ये आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए और डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको डिटेल में बताए। एक स्पाइनल ट्यूमर के पेशेंट और एक सिंपल डिस्क सर्जरी के पेशेंट के रिजल्ट्स में डिफरेंस होता है। डेफिनेटली अगर कैंसर है मोरों के अंदर और उसने कैंसर ने अपने उसके डैमेजेस हैं, उसने बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुँचाए हुए हैं, तो उसकी रिकवरी भी उस तरह की अच्छी नहीं होती, उस तरह से एक्सपेक्ट ना करें जिस तरह से एक आम सिंपल डिस्क सर्जरी के पेशेंट की इम्प्रूवमेंट आती है। इसी तरह से चोट लगने के बायस जो स्पाइनल कार्ड इंजरी हो जाती है, उसमें मोरे का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसमें भी डेफ़िनेटली स्पाइनल कार्ड और नर्व रूट्स का डैमेज होने की वजह से वो रिकवरी नहीं मिलती। लिहाज़ा हमें डिज़ीज़ स्पेसिफ़िक होकर ऑपरेशन के रिज़ल्ट्स के मुतल्लिक़ एक्सपेक्टेशंस या जो भी हमारी उम्मीदें हैं, वो लगानी पड़ेंगी। इसलिए एक सिंपल सियाटिका की दर्द जो कि सिंपल डिस्क स्लिप की वजह से है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, वो इतने बुरे नहीं होते, उसको आप किसी बड़ी पेचीदा बीमारी के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर मरीज़ की अपनी बीमारी और बीमारी की नोयत होती है। लिहाज़ा आप अपने डॉक्टर के साथ उसको डिटेल में डिस्कस कीजिए, रिज़ल्ट्स अपनी बीमारी के मतलब डिस्कस कीजिए और रिज़ल्ट्स पे बिलीव कीजिए, इंशाल्लाह इसमें अफ़ाका होगा। इसके अलावा मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जिस तरह आप एक छोटी-सी चीज़ की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मार्केट में और उसके मतलब पूरी आप डिटेल सर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ दुकानों से उसको या स्टोर से सर्च करते हैं, फिर जाके उसकी को आप परचेज़ करते हैं। तो स्पाइनल सर्जरी के लिए भी आप फौरी तौर पे एक अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का मशवरा दे दिया है, तो सबसे पहले देखिए कि आया वो डॉक्टर साहब मुस्तनिद हैं, इस चीज़ का ऑपरेशन करने के लिए सर्टिफ़ाइड हैं, वो रूटीन में ये सर्जरीज़ करते हैं और अगर उन्होंने एक ओपिनियन दिया है, तो उनके ओपिनियन को आप काउंटर कीजिए, आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, काउंटर चेक कीजिए, आप किसी और न्यूरोसर्जन या स्पाइनल सर्जन से इसका ओपिनियन ज़रूर लीजिए और जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये इसमें हल ऑपरेशन है, तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाइए। हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से स्पाइनल सर्जरी में बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिसेज़ और अतायत हो रही है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऑपरेशन जो कि इंडिकेटेड नहीं थे, जिनमें सर्जरी की शायद ज़रूरत नहीं थी या सर्जरी के बगैर भी गुज़ारा हो सकता था, उसमें सर्जरीज़ कर दी जाती हैं। तो मरीज़ जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है ऑपरेशन से, वो उसको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए पेशेंट का अपना फ़र्ज़ बनता है कि वो ऑपरेशन करवाने से पहले उसकी डिटेल में तसल्ली करके फिर ऑपरेशन करवाए। अगर ऑपरेशन इंडिकेटेड है, मुस्तनिद डॉक्टर साहिबान ने उसको कहा है कि ऑपरेशन करवाएँ, तो फिर ऑपरेशन से डरिए नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पे छोड़िए, अल्लाह पे तवक्कल कीजिए और अपनी बेस्ट एफ़र्ट कीजिए और बेस्ट डॉक्टर चूज़ करके आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। इसके अलावा जो बहुत एक कॉमन हमारे यहाँ मिथ है कि जी लेज़र से ट्रीटमेंट करवाई है। देखिए ये एक चीज़ ज़हन में रखिए कि स्पाइन में कोई लेज़र सर्जरी नहीं है या लेज़र ट्रीटमेंट नहीं है। स्पाइनल जो है वो सर्जरीज़ जो है उसमें लेज़र का यूज़ पाकिस्तान में नहीं होता। ये एक मिसनोमर या मिसकंसेप्शन है। इसके बारे में भी अब कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट अगर आपको ऑफ़र करता है तो उसको पहले जाँचिए कि वो क्या ट्रीटमेंट है, एग्ज़ैक्टली उसकी डिटेल देखिए। सिंपल लेज़र ट्रीटमेंट कहने से ये लेज़र ट्रीटमेंट नहीं होती। आम तौर पे लेज़र ट्रीटमेंट जो माइक्रो डिस्केक्टमीज़ या हम एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमीज़ करते हैं, कैमरे के साथ ऑपरेशन करते हैं, उसको कहा जाता है। उसमें भी लेज़र यूज़ नहीं होती, कैमरे के साथ हम जाते हैं और जो सर्जरी करके अ, उसको क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ओज़ोन थेरेपी का। हमारे यहाँ इसकी कुछ लोग ओज़ोन थेरेपी ऑफ़र करते हैं, इसके सेशंस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो ऑपरेशन से डर रहे होते हैं, उनको ये बाज़-औक़ात सब्ज़ बाग भी दिखाए जाते हैं कि जी ये मल्टीपल सेशंस लें तो आपका जो है डिस्क बल्ज वो वापस चला जाएगा या आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी या आपकी ऑपरेशन से जान छूट जाएगी। देखिए जी लेज़र ट्रीटमेंट तो नहीं है, जो ओज़ोन ट्रीटमेंट है, ये भी अब ऑब्सोलीट हो गई है दुनिया में। इसका स्पाइन की ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है
और जिन पेशेंट को सर्जरी इंडिकेटेड हो गई है, जिनको सर्जरी का कहा गया, ये पॉसिबल नहीं है कि ओज़ोन थेरेपी से उनमें बेहतरी आई हो। ये आम तौर पे ये पेशेंट जितने पैसे मरीज़ ने ऑपरेशन पे लगाने होते हैं, 3 से 4 सेशंस में उतने पैसे लगा के फिर वो फाइनेंशियली भी वो हैंडीकैप हुए होते हैं। फिर वो मुश्किल होती है उनके लिए ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना भी और सर्जरी कराना भी। लिहाज़ा इस तरह की बहुत सारी और मैल प्रैक्टिसेस और कुछ चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। अ, लिहाज़ा आपको जब भी इस तरह की खुदा न ख़ास्ता स्पाइन के मतलब किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले अपने मुस्तनद डॉक्टर्स या सर्जन हज़रात जो स्पाइन सर्जरी में अहल हैं, उनसे राब्ता करें, उनको चेक करवाएँ, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाएँ और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बनती हैं, जो आपसे वो डिस्कस करते हैं, उनमें से जो बेहतर ऑप्शन आपको लगती है या अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि सर्जरी की तरफ ही जाना है, तो फिर डॉक्टर की राय से इत्तेफ़ाक करें। अ, बजाय इसके कि आप सर्जरी से, ऑपरेशन से डरते हुए, ऑपरेशंस की पेचीदगियों से डरते हुए आप उसको लिंगर ऑन करें और उन्हीं पेचीदगियों के साथ कल को आपको अचानक या इमरजेंसी में कोई सर्जरी करवानी पड़े और फिर आपके लिए वो वाले रिज़ल्ट्स भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे होते हैं, वो नहीं मिलती। तो लिहाज़ा मैं यही कहूँगा द अर्लियर द बेटर। अगर स्पाइनल सर्जरी इंडिकेट हो गई है, तो स्पाइनल सर्जरी करवाइए। अगर नहीं इंडिकेट हुई, तो जो दूसरी पैरेलल ट्रीटमेंट्स हैं, उनको कीजिए। इससे आपको काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी।